इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो आप कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही सकते हैं, उसके अलावा अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कभी आपको आपका कोई फ्रेंड ही बोल दे कि उसका कोई चलता हुआ बिज़नेस है कि आप उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके पार्टनर बन जाइए। तो आप उस चीज़ को कैसे गेस करेंगे कि आपको उस बिज़नेस के अंदर पार्टनर बनना है या नहीं बनना? या आपको पता हो कि आपने देखना क्या है उसके अंदर? तो आप ईज़िली उस चीज़ का अपना डिसीज़न बना सकते हैं और अपना आइडिया ले सकते हैं कि भाई आपको वो करना है या नहीं करना। आज हम इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है इन्वेस्टमेंट की, कि मीन्स कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की, कि कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में या किसी अदर एसेट्स के अंदर, कि उस पैसे का सोर्स क्या है? आज हम बात करने वाले हैं डेट के बारे में यानी उधारी के बारे में और इक्विटी यानी ओनर्स फंड कि मालिकों का जो पैसा है। इसके लिए एक स्पेसिफिक रेशो है, जिसको हम बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशो यानी डेट वर्सेस इक्विटी क्या है। आज हम इन सारे प्रोसेस को डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो ओनर्स प्लेज कर देते हैं डेट लेने के लिए, कि उसके लिए आपको क्या रिस्क हैं और क्या देखना चाहिए आपको। सबसे एंड में हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो आजकल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग, यानी आपके लिए उधार। तो आज हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं अपनी एजुकेशन के ज़रिए आपकी शेयर मार्केट की जर्नी को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। कंपनीज़ को अपने डे टू डे बिज़नेस रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ओनर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद से पैसा डाल दे या किसी से पैसा उधार लेके डाल दे। ज़्यादातर उधारी बैंकों की होती है या ये किसी प्राइवेट पर्सन की होती है और जनरली ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर जो उधारी होती है वो बैंक्स की होती है। उसके बाद भी कंपनीज़ के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या अपने इक्विटी शेयर्स का हिस्सा किसी और को दे दे और उनसे प्रीमियम के ऊपर दे दें, जिनको हम क्यूआईपी बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के थ्रू पैसा ले लें, या उस टाइम पे ऑप्शन होता है कि कंपनी डेट ले ले। तो जो उस टाइम सर्कमस्टेंसेस को सूट करता है ओनर्स के, कंपनी उसके हिसाब से डिसीज़न लेती है और उसी के हिसाब से हमारी जो रेशो है, डेट इक्विटी वगैरह वो चेंज होती रहती है। तो डेट और इक्विटी की जो रेशो है, उसका जो बेसिक फ़ॉर्मूला होता है, वो है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अगर ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो डेट है, ओनर्स फंड से कम है। मीन्स अगर कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ की है, उसमें 100 करोड़ रुपया लोन का है और 100 करोड़ रुपया ओनर्स का है, तो इसका मतलब जो डेट टू इक्विटी है, वो 1 है। अगर ये 99 डेट्स में हो और 101 ओनर्स का हो, तो इसका मतलब ये लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 का मतलब कि कंपनी के पास लोन कम है और मोर देन 1 का मतलब कि कंपनी के पास लोन काफ़ी ज़्यादा है, कि जो कि उसकी इक्विटी को भी सरपास कर रहा है। तो लोन की ज़रूरत कंपनी को क्यों पड़ सकती है? सबसे पहले तो अगर कंपनी को अपनी ग्रोथ करनी है, तो यानी कोई प्लांट बड़ा लगाना है या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आईटी कंपनी के केस में कोई इनोवेशन करनी है, किसी एआई के अंदर पैसा लगाना है और उसको कोई महँगे एम्प्लॉइज़ हायर करने हैं, तो उस केस के अंदर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो यूज़ कर सकें। इस केस के अंदर कंपनीज़ डेट ले लेती हैं और बैंक्स का पैसा यूज़ करके अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी को बढ़ाती हैं। तो डेट लेना गलत नहीं है, लेकिन ओवर लीवरेज का मतलब कि कंपनी बहुत ज़्यादा डेट का पैसा यूज़ कर रही है। सपोज़ डेट टू इक्विटी ही 5 तक पहुँच गई, कि ओनर्स का पैसा लगा है 100 करोड़ रुपया और 500 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन हो गया। तो ऐसे केसेज़ के अंदर हमने बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है। तो आज हम स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि हमने आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है कि कंपनी की डेट टू इक्विटी क्या है और हमने इसके बाद कि क्या चेक करना है कंपनी के। जो मान लो हाई लिवरेज्ड कंपनी है, हाई लिवरेज्ड कंपनी उनको बोलते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, जिन्होंने लोन बहुत ज़्यादा लिया होता है, कि हाई लिवरेज्ड कंपनी के अंदर हमने चेक क्या करना है कि कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं जेट एयरवेज़ का एग्ज़ाम्पल आपके सामने पेश करना चाहूँगा, कि हमने उसका बिज़नेस चलते हुए देखा। तो जिस टाइम वो बिज़नेस चल रहा था ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि जेट एयरवेज़ कंपनी जो थी, वो एविएशन के अंदर बहुत अच्छी कंपनी मानी गई थी, क्योंकि जो वो फैसिलिटीज़ दे रही थी, वो वे अबव थी जो कॉम्पिटिटर्स दे रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे भी वो इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रहे थे अपने डोमेस्टिक एयरवेज़ के अंदर भी, जो कि शायद सिर्फ़ एयर इंडिया ही दे रहा था, उसके अलावा कोई नहीं दे रहा था। एयर इंडिया गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी थी उस टाइम पे, तो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जेट एयरवेज़ की जो सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर उसके अंदर फँस गए। काफ़ी इन्वेस्टर उसके अंदर एंड तक रहे कि ये चल जाए, चल जाए। आज हम बात करने वाले हैं जिस कांसेप्ट के ऊपर, तो उससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि भई इस कंपनी का फंडामेंटल बिगड़ गया है। हमें सिर्फ़ मैनेजमेंट की बातों में नहीं आना है कि भई मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी पब्लिक के अंदर आके अपनी ही कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलेगा। तो हमने उसकी बुक्स से देख के पता लगाना है कि भई इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना, या फर्स्ट स्टेज में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं रहनी। और यही चीज़ आप अपने दोस्त की कंपनी पर भी अप्लाई कर सकते हो। जब वो बोले आपको कि भई मेरे बिज़नेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो,
तो आपको सबसे पहले उसकी बुक्स चेक करनी है। सबसे पहले उसके अंदर चेक करना है कि भाई उसके अंदर उधारी कितनी है, उसने खुद का कितना पैसा लगाया हुआ है और कंपनी की ग्रोथ क्या है। तो आज हम स्क्रीनर के माध्यम से ये सब कुछ देखते हैं कि भाई हमने चेक क्या करना है इसके इसके अंदर। चलिए हम देर ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं स्क्रीनर पर। तो आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारती एयरटेल लिमिटेड की। तो इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि आज हम जो भी कंपनीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यह उनके प्राइस का एनालिसिस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके फंडामेंटल का एनालिसिस है और ना ही इस वीडियो के अंदर बताया गया कंटेंट कोई ये सजेस्ट करता है कि आप इस शेयर को लें या अगर आप उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं कि आप उसको सेल कर दें। क्योंकि हमने सिर्फ़ इस वीडियो को एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ देखना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको यूज़ करना है। तो भारती एयरटेल की हम बात कर रहे हैं, इसकी मार्केट कैप है 12,58,335 करोड़ रुपए की, आज के करंट प्राइस के ऊपर ₹2098 के ऊपर और इसकी जो डेट इक्विटी है वो 1.77 है। डेट इक्विटी 1.77 का मतलब है कि कंपनी के पास अगर ₹100 की इक्विटी कैपिटल है, तो उसके अगेंस्ट ₹177 डेट है। इस चीज़ को हम बैलेंस शीट से भी देख सकते हैं, जो कि हम नीचे देख रहे हैं। अब देखेंगे कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है सितंबर में 2,08,000 करोड़ रुपए के करीब है और जो कंपनी की जो इक्विटी है यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ये है 2900 करोड़ रुपीस और 14,000 करीब-करीब 15,000 करोड़ रुपए ये और 3,000 करोड़ 1,18,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास इक्विटी है और 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर डेट है। यानी 1.77 की डेट इक्विटी रेशियो है। तो क्या डेट इक्विटी बुरा है? ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी फंडिंग रेज़ की जाती है ना, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया जाए। डाइल्यूशन का मतलब है कि अगर आज प्रमोटर्स कंपनी के 70% शेयर होल्ड करते हैं, तो वो 10% किसी और को दे दें, तो कल को उनकी शेयर होल्डिंग 60% हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा मेथड होता है कि जो कंपनी बैंक से लोन ले ले, तो वो प्रमोटर के ऊपर होता है कि जब उसको दिख रहा है कि बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है और वो उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएगा डेट से ज़्यादा, तो ज़्यादातर वो प्रेफ़र किया जाता है कि कंपनी डेट ही रेज़ करे और अपने बिज़नेस को चलाए। डेट रेज़ करना गलत नहीं है क्योंकि जब हम बात करें बड़े बिज़नेसेस की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। यानी सपोज़ जैसे टेलीकॉम कंपनी का हमने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया होगा सबसे पहले, जगह-जगह जाकर टावर लगाए होंगे, उसके बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होगा, तब जाकर इनको रेवेन्यू आना शुरू हुआ है और अभी भी टावर्स का अपग्रेड चलता रहता है, कभी 3G, कभी 4G, कभी 5G। तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा अपना लगाना पड़ता है, उसके बाद इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसकी इसके अंदर कंपनी को कंपल्शन हो जाती है पैसा लगाना और पैसा आएगा कहाँ से? डेट से। तो क्या डेट इक्विटी हमेशा गलत है? ऐसा नहीं है, मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि पैसा तो चाहिए, अगर पैसा नहीं लगाएँगे तो पैसा नहीं आएगा, डेट इक्विटी गलत नहीं है। उस केस के अंदर हम क्या चेक कर सकते हैं कंपनी का? हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने 2 रेशियोज़ आइडेंटिफ़ाई की हैं, जो कि सिर्फ़ डेट इक्विटी के केस में ही आइडेंटिफ़ाई होती हैं। एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरी है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आज हम इन दोनों रेशियोज़ के बारे में शॉर्ट में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें, टेक्निकल टर्म्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें मीन्स इंटरेस्ट कवरेज कि इंटरेस्ट को कवर करने वाली रेशियो। इंटरेस्ट को क्या कवर करेगी? अर्निंग्स। क्या कंपनी इतना पैसा कमा पा रही है कि वो अपनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी को पे कर पाए? इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि मेजर्स द एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम बिना फॉर्मूला लगाए स्क्रीन पर कैसे देख सकते हैं? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आप देखेंगे कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,09,000 करोड़ रुपए का है। अभी तक जो टीटीएम के अंदर आ रहा है और मार्च के अंदर था ये 85 करोड़ रुपीस का। और कंपनी का जो ब्याज है वो है 21,754 करोड़ रुपए। यानी कंपनी के पास 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट जो वो कमा रही है अपने इंटरेस्ट की लायबिलिटी से। तो ये हम इंडस्ट्री वाइज़ कंपेयर किया जा सकता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी कंपनीज़ हैं, उनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी है? उसके बाद हम एक बेस्ट कंपनी चूज़ की जा सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली है कि आपकी जो कंपनी की अर्निंग है, वो ब्याज से कितनी ज़्यादा है, कितने टाइम्स है। जैसे इस केस के अंदर हमने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 300 करोड़ रुपए का है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 50 करोड़ रुपए का है। तो आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो 6 टाइम्स है। यानी कंपनी इतना पैसा कमा रही है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस से 6 गुना ज़्यादा पैसा कंपनी कमा रही है। भारती के केस में 2025 के फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स था। तो ये सिंपल तरीके से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं और जिसको फ़ॉर्मूला लगाकर देखना है वो ऐसे भी देख सकता है। उसके बाद हम सेकंड रेशियो की बात करते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इक्विटी के अंदर क्या है कि आप अगर 2 साल, 5 साल डिविडेंड ना दें ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कभी भी कंप्लेन नहीं करते कि हमें डिविडेंड नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि अगर कंपनी लंबे टाइम तक चलनी है, तो उनके प्राइस के अंदर उस चीज़ का इम्पैक्ट आ जाएगा डिविडेंड का।
लेकिन डेट के केस में ऐसा नहीं है। डेट के केस में आपको 2 लायबिलिटीज़ होती हैं, पहली इंटरेस्ट की लायबिलिटीज़ और दूसरी जो टर्म लोन होता है, उसकी रीपेमेंट भी आ जाती है। तो वो हमेशा कैश से देनी पड़ती है, बैंक को जो भी पैसा जाएगा वो आपके कैश से जाएगा। तो हमें देखना है कि जो कंपनी कैश अर्न कर पा रही है, वो अंडर प्रेशर तो नहीं आ रहा लोन के कारण। दूसरी रेशो होती है डेट सर्विस कवरेज रेशो, मीन्स कि क्या कंपनी इतना पैसा जनरेट कर पा रही है कैश में कि वो कैश से अपनी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों लायबिलिटीज़ को सेटल कर पाए। तो इसके अंदर देखना है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को रीपे कर पा रही है। सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से देखें, तो जो कंपनी फाइनेंशियल्स हमें प्रेज़ेंट करती है हर क्वार्टर में, आप वहाँ पर जाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। उसके अंदर जाके आपको ये देखना है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, क्या वो इतना है कि जो आपका फाइनेंसिंग का जो कैश आउटफ्लो होता है, डिविडेंड को लेस करने के बाद, कि उसको वो कंपनसेट कर पा रहा है? अगर हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ भारतीय के केस में देखेंगे पिछले क्वार्टर के अंदर, तो हम इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल लेते हैं। जैसे कंपनी ने ऑपरेशंस के अंदर 6,08,912 करोड़ रुपए अर्न किए और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें कंपनी ने 3,34,000 करोड़ रुपए यूज़ किए। तो इसके अंदर से 1,00,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड था। तो मोटा-मोटा अगर हम देख लें कि ये बोरोइंग्स वगैरह का एडजस्टमेंट है, लीज़ लायबिलिटी है। अगर हम इसके अंदर से डिविडेंड हटा दें, तो कंपनी ने 2,34,000 करोड़ रुपए अपने लोन्स को रीपे करने के लिए यूज़ किया है, जो कि इंटरेस्ट भी हो सकता है और प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो 6 लाख करोड़ रुपए का कैश फ्लो कंपनी के पास आया और 2 लाख समथिंग का कंपनी ने दिया। तो ये ईज़िली दे पा रही है कंपनी, क्योंकि ये तकरीबन 1/3 के आस-पास है। अगर हम ये रेशियो देखेंगे 1/3 से थोड़ा कम है, इसी रेशियो के आस-पास का है। तो कंपनी को इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं लेके आ पा रहा है, क्योंकि कंपनी इतना कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है कि कंपनी बैंकिंग की सारी लायबिलिटीज़ पूरी कर पा रही है। तो यही चीज़ अगर हम किसी और कंपनी के ऊपर देखें, मैंने जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कंपनी खोली हुई है, ये है ब्लूस्टोन ज्वेलरी। इसकी जो डेट इक्विटी है वो भारतीय से कम है, 1.12 है, भारतीय की 1.74 थी। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यूज़ की जा रही कंपनी है, क्योंकि मैंने ये रैंडमली खोला है। मैंने सोच के नहीं खोला कि मेरे को ये कंपनी खोलनी है, तो मेरे को देख रहा था, मैंने फ़िल्टर लगाया क्योंकि मुझे ऐसी कंपनी आपको समझानी थी, तो ये कंपनी मेरे सामने आ गई। आप इसको कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मत मानना इस कंपनी में भी। तो जिसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है वो है 43 करोड़ रुपीज़ और जो इसका इंटरेस्ट का एक्सपेंस है 52 करोड़ रुपीज़, यानी कंपनी कमा रही है 43 रुपए और जो पे करने उसको पड़ेंगे सिर्फ़ ब्याज के, वो है 52 करोड़ रुपीज़। तो ये अगर आप ये इसको रेशियो को कंपेयर करेंगे, आप अपनी जनरल लाइफ़ के अंदर भी अगर आप सोचें कि अगर आप ₹100 कमा रहे हो और आपको ₹150 सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्याज पे करना है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? एक फंडामेंटल का क्वेश्चन है ये, कि क्या आप इस चीज़ को सोच के चलो, अगर आपकी दोस्त की जो कंपनी है, आपने उसकी बुक्स भी देखी, आपने उसके अंदर भी यही आइडेंटिफ़ाई किया कि भाई इसका जो प्रॉफ़िट है वो तो है ₹100, लेकिन जो इसकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो है ₹110। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए बिना कैश फ्लो आपका यूज़ किए, आपके स्किल्स के ऊपर है कि अगर आप इसको कुछ अलग से ले गए किसी नई वर्टिकल की तरफ, तो बात अलग है। अदरवाइज़ जनरली यही देखा जाता है कि ऐसे बिज़नेस ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते, अगर मैनेजमेंट सेम चीज़ बार-बार, बार-बार रिपीट करती चली जाए। इस केस के अंदर बार-बार यही हो रहा है कि देखो 57 के अगेंस्ट 53, मतलब इंटरेस्ट के कारण कंपनी अंडर प्रेशर है हर साल के अंदर, हर क्वार्टर के अंदर। और इसकी जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, ये भी ऑब्वियसली कम ही होगी, क्योंकि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट को ही प्रॉफ़िट बीट नहीं कर पा रहा, तो कैश फ्लो कैसे बीट कर पा रहा होगा? तो कंपनी कहीं न कहीं सोर्स बना के मतलब पैसा ले रही होगी। जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी ने पैसा इस केस के अंदर लिया है, यानी कंपनी ने लोन को उतारने के लिए और लोन लिया है। वोडाफ़ोन के केस में भी यही हो रहा था कि कंपनी लोन रीपे करने के लिए बार-बार, बार-बार लोन ले रही थी। तो हमें देखा है कि वोडाफ़ोन का आज क्या हशर है, मतलब वोडाफ़ोन आज एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट उसको कुछ लीवरेज दे ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो ऐसे केसेज़ के अंदर हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई कंपनी अंडर प्रेशर है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे कांसेप्ट की तरफ, जो कि है प्लेज, यानी गिरवी रखना। गिरवी क्या रखना? गिरवी है शेयर्स रखना प्रमोटर्स के द्वारा, और किस पर्पज़ के लिए? लोन के पर्पज़ के लिए बैंक्स को। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने जो एग्ज़ाम्पल खोला हुआ है, ये वेदांता लिमिटेड का एग्ज़ाम्पल खोला हुआ है। इसके अंदर हम अगर बात करें प्लेज परसेंटेज की, तो ये 100% प्लेज है। और जो आज का हमने दूसरा एग्ज़ाम्पल लिया था ब्लूस्टोन ज्वेलरीज़ का, उस केस के अंदर हम अगर चेक करेंगे परसेंटेज को, तो वो है 37.2%। यानी प्रमोटर्स की जितनी भी होल्डिंग है उसका 37% प्लेज पड़ा है, और वेदांता के केस के अंदर यह है 100% है कि 100% शेयर प्रमोटर्स के प्लेज पड़े हैं। तो इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ने से पहले हमें इसका कांसेप्ट समझना पड़ेगा। तो अगर हमें कांसेप्ट समझ में आ गया, तो ऑटोमेटिकली हमें रिस्क अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। सपोज़ हम बात कर रहे हैं प्लेज करने की, तो अगर मान लो आज की डेट में कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो है ₹100 का और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1000,
जो कि कंपनी प्लेज करने वाली है प्रमोटर्स, और टोटल 1 लाख रुपए की वैल्यू है उनकी। उसके बाद बैंक क्या करता है कि अगर आप उसको बैंक को शेयर्स प्लेज करने जाएँगे ना, तो एक मार्जिन रखता है। यानी कि सपोज़ उसको डे टू डे आपकी फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट एडजस्ट ना करना पड़े, तो उस केस के अंदर वो एक मार्जिन रखता है। वो मतलब मालिकों को बोलता है कि भाई आप अगर 1 लाख रुपए की चीज़ दोगे तो मैं उसके अगेंस्ट आपको 30% का मार्जिन है। मीन्स कि आप 30,000 रुपया नहीं मिलेगा, यानी 70,000 रुपया मिलेगा उसके अगेंस्ट में, ताकि मार्केट का जो अगर प्राइस ऊपर-नीचे होता है तो उसके अगेंस्ट में बैंक सिक्योर रहे और बैंक जब अपना पैसा निकालना चाहे वो निकाल पाए। तो इसको सिंपल करने के लिए ना मैं सिर्फ 10% का मार्जिन लेके चल रहा हूँ। वैसे 10% ये नहीं होता, ये इससे ज़्यादा ही होता है। उस केस के अंदर मतलब वो बैंक और कंपनी की आपस की डीलिंग की बात है कि वो कितने में इसको कन्विंस कर पाते हैं। तो अगर हम इस केस के अंदर मान के चलते हैं कि मार्जिन मिला हुआ है 10% पे, यानी 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी अगर प्रमोटर्स दे रहे हैं बैंक को, बैंक जो उसको लोन क्रेडिट करेगा वो 90,000 रुपए देगा। हम ये मान के चल रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर कि प्रमोटर ने फुल पैसा ले लिया है, यानी 90,000 का 90,000 रुपया लेके या तो अपने पर्सनल काम में यूज़ कर लिया है या फिर उसने कंपनी को देके और कंपनी के किसी काम के लिए यूज़ कर लिया है इस पैसे को। तो अगर हम इसके बाद 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि लोन लेने के बाद प्राइस बढ़ गया शेयर का। तो वो सिनेरियो ये है कि सपोज़ उसने लोन ले लिया 90,000 का, उसके बाद प्राइस बढ़ के ₹110 हो गया। तो इस केस के अंदर जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो 1,10,000 हो जाएगी, और जो एलिजिबल मतलब मार्जिन है वो है 10% का, यानी ₹11,000, और 99,000 की लोन की लिमिट हो जाएगी। इस केस के अंदर ना ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रमोटर्स को पता है कि भाई हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो बैंक को फिर से अप्रोच करेंगे कि सर देखो, जब हमने आपको पैसे दिए थे, लोन लिया था, तब 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, अब 1,10,000 हो गई है, आप हमारा लोन बढ़ा दो। जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोन एक ही बार लेते हैं, तो अगर ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्शंस वगैरह दे दी होंगी, तो उस हिसाब से बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया होगा, और ये टीडीएस प्रोसेस होता है। बैंक के पास एक्स्ट्रा 9,000 रुपए का मार्जिन है, यानी बैंक की जो सिक्योरिटी है, जो पहले 1 लाख रुपए की थी, अब 1,10,000 की हो जाएगी। बैंक बड़ा खुश है, क्योंकि इन केस कभी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, बैंक अगर शेयर बेच भी देगा, तो बैंक को कोई नुकसान नहीं होने वाला इस केस के अंदर। अब हम सेकंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं कि जैसे ही कंपनी ने लोन लिया, उसके बाद शेयर का जो प्राइस है 10% गिर गया, यानी ₹100 वाला शेयर ₹90 पे आ गया। अब इस केस में क्या होगा कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, वो ₹90,000 रह जाएगी। और अगर हम 10% मार्जिन की बात करेंगे, तो कंपनी की जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो 81,000 की रह जाएगी। कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है? ₹90,000। आरबीआई की गाइडलाइन है कि भाई जो एग्रीमेंट में मार्जिन डिसाइड हो गया, उससे कम मार्जिन पे अब आप नहीं दे पाओगे। तो एग्रीमेंट के अंदर जब 10% डिसाइडेड है, तो कंपनी की जो एलिजिबिलिटी है वो 81,000 की है, कंपनी ₹90,000 यूज़ कर रही है। तो बैंक क्या करेगा? कंपनी को सबसे पहले अप्रोच करेगा कि भाई सर, आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है। अब जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपका जो लोन है 90,000 से कम होके 81,000 बनता है। आप ₹9,000 वापस कर दो। सपोज़ वो पैसा अगर अनयूटिलाइज़ पड़ा हुआ कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी? वो पैसा वापस कर देगी बैंक को। लेकिन अब ब्याज के पैसे के ऊपर कौन कौन उसको अनयूटिलाइज़ रखता है? उसको कहीं न कहीं कंपनी ने यूज़ कर दिया होगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि बैंक क्या करेगा कि भई बोलेगा कि आप ₹9,000 मेरे को कहीं से अरेंज करके दो। अगर ये पैसा अरेंज हो गया तो वेल एंड गुड है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रमोटर्स इस 9,000 को अरेंज करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये 9,000 नहीं होगा ना, हमें देखने में 9,000 अमाउंट छोटी लग रही होगी। ये 9,000 करोड़ भी हो सकता है, 900 करोड़ भी हो सकता है, 9 करोड़ भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें तो फिगर हमेशा करोड़ों में ही होती है। तो इस पैसे को अरेंज करने में अगर वो कामयाब नहीं हुए, तो बैंक क्या करेगा? इन सारे शेयर्स को मार्केट में डंप कर देगा। यानी बैंक को पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो क्या करेगा? मार्केट में इस शेयर्स को उतार देगा और मार्केट रेट पे, जिस रेट पे ये बिक रहे होंगे, उस पे बेच देगा। क्योंकि बैंक को अपने कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। तो उस चीज़ से अगर आप समझ ही गए होंगे कि जो मैं प्लेज की बात कर रहा था कि प्लेज के केस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कि इन केस प्राइस नीचे जा रहा है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग मतलब झरने वाला इफेक्ट, कि एक के बाद एक बिकवाली चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। जब हम देख रहे होते हैं ना किसी शेयर में सर्किट लग रहे हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि 9:15 पे मार्केट खुलती है, लेकिन अब 9:15 पे जाके उसको चेक करते हैं, तो उसके ऊपर पहले ही लाखों के शेयर खड़े हो जाते हैं कि हम बेचने के लिए। उनके पास एल्गोज होते हैं, बड़े बड़े जो सिस्टम होते हैं, वो सबसे पहले अपना ऑर्डर पंच करने के लिए होते हैं, कि वो मिली सेकंड्स के अंदर ऑर्डर पंच कर देते हैं, जिससे कि हम जब तक सोचते हैं कि हम मैनुअली उसका ऑर्डर लगाएँगे, तब तक वो सबसे पहले अपने ऑर्डर लगाए खड़े होते हैं। तो उस केस में भी ऐसा हो जाता है जनरली, अगर बैंक्स अपनी सेलिंग पर ट्रिगर करें, तो वो बहुत काफ़ी दिनों तक उसके प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आता चला जाता है, और जो कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिप्रेसिंग भी हो सकता है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जो शेयर कंपनी ने प्लेज किए हुए हैं, वो किस रेशो में किए हुए हैं और कितने किए हुए हैं, उसके बेसिस पर ही आप अपने इन्वेस्टिंग के डिसीज़न के ऊपर आइए। तो यही केस आपके जो आज के हम तीसरा कांसेप्ट की बात कर रहे थे, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, जिसे हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग आजकल। तो आजकल जो सभी ब्रोकर्स हैं आपको बोल रहे हैं कि भाई आप ₹100 दो और ₹400 के शेयर्स ले लो।
वो भी बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे होंगे तो आपको कोई ब्रोकर तंग नहीं करेगा। जैसे इस केस के अंदर, प्लेज के केस के अंदर क्या था कि जब प्राइस बढ़ रहे थे शेयर्स के, तो प्रमोटर्स की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब इसका अपोज़िट होता है, यानी प्राइस गिरना शुरू होता है, तो आपके मार्जिन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। हम ज़्यादातर मार्जिन की बात करें तो वो ब्याज के ऊपर मिलता है कि हमें उसका एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वही प्रूडेंस अगर हम जनरल लाइफ के अंदर सोचें, तो अगर आपके पास पैसा फ्री पड़ा है, तो आप ब्याज पे क्यों लोगे? उस केस के अंदर क्या होगा ना, जब आपका शेयर के प्राइस या फिर मार्केट के अंदर कभी अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो शेयर्स काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर ब्रोकर क्या करेंगे, आपसे बार-बार मार्जिन माँगते चले जाएँगे। जब तक आप उनको मार्जिन देते चले जाएँगे, तब तक तो वो आपकी पोज़ीशंस को वो सिक्योर रखेगा, यानी आपकी होल्डिंग्स इंटैक्ट बनी रहेगी। जैसे ही आपके पास पैसे खत्म हुए और आपने मार्जिन देना बंद कर दिया, तो उसके बाद ब्रोकर आपके शेयर्स बेचना शुरू कर देगा धीरे-धीरे करके, ताकि वो मार्जिन को मेंटेन करता हुआ चला जाए, और एंड में जब आपकी कैपिटल पूरी खत्म हो जाएगी, तो उस दिन आपके सारे के सारे शेयर बेच दिए जाएँगे और आपका जो प्रॉपर लॉस था, वो आपको दिखा दिया जाएगा। यानी अगर आपने ₹400 के शेयर लिए हुए हैं ₹100 की मार्जिन के ऊपर, अगर 25% आपका शेयर गिर गया ना, तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल साफ़ हो जाएगी। वहीं अगर ₹100 का अगर आपके जेब में है, तो उसके अगेंस्ट आपने ₹100 के ही शेयर्स लिए हुए हैं, तो आपके पास ₹75 फिर भी पड़े होंगे, अगर 25% आपका प्राइस करेक्ट होता है। हमने रिसेंटली यह एग्ज़ाम्पल, यही चीज़ जो होते हुए देखी, वो बिटकॉइन के अंदर होते हुए देखी। जिस दिन बिटकॉइन 5 से 7% टूटा था, तो उस दिन काफ़ी लोगों के अकाउंट ही साफ़ हो गए थे, क्योंकि अगर हम ब्रोकर्स के मार्जिन की बात करें, तो ये एक रेगुलेटेड है। यहाँ पर सेबी ने अपनी कंडीशंस डाली हुई हैं कि भई आप 4 गुना से ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन बिटकॉइन एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। उसके केस में क्या है कि 50 गुना भी मार्जिन दे देते हैं ब्रोकर्स, 100 गुना भी दे देते हैं। तो किसी ने अगर वो अवेल किया, वो 100 गुना मार्जिन और 1% की प्राइस करेक्शन आ जाए, तो कैपिटल साफ़ है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लिवरेज, यानी कि ओवर डेट से बचना है। कंपनी के केस के अंदर भी अगर हमें देखना है कि अगर ओवर डेट है, तो हमने मैंने आपको 2 रेशियोज़ बताई हैं, आपने उनका प्रयोग करते हुए देखना है कि वो यूज़ करते हुए देखना है कि कंपनी इसको पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अदरवाइज़ आपको ऐसी कंपनी से बचना है कि जिसके अंदर आपको मतलब कंपनी ब्याज ही पे नहीं कर पा रही, या फिर अपने इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल को पे करने के लिए कैश ही जनरेट नहीं कर पा रही है। अदरवाइज़ अगर आप उनके बिज़नेस की प्रोफ़ाइल समझने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर लोन यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। पता चले बिज़नेस के अंदर लोन दिखा रखा है और वो सारा का सारा पैसा कहीं मिसप्लेस किया हुआ है, कहीं मतलब एसेट्स के अंदर आपको दिखा ही नहीं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। फंडामेंटल्स आपको अगर स्टडी करने आ गए, तो आप शेयर मार्केट के अंदर कभी जल्दी-जल्दी धोखा नहीं खाएँगे। एक आधे केस के अंदर आपके साथ हो जाएगा, लेकिन आप अपनी कैपिटल को बचा जाएँगे, अगर आप थोड़ा सतर्क रह के इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।